नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही मशहूर और साथ ही विवादास्पद मनोवैज्ञानिक टूल पर बात करने वाले हैं, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, और उसमें भी खास तौर पर रोर्शा स्याही धब्बा परीक्षण। हमारी ये बातचीत MPC 12 ब्लॉक 4 यूनिट 2 की सामग्री पर आधारित है। यूनिट का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मेजरमेंट एंड प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, करंट स्टेटस विद स्पेशल रेफरेंस टू द रोर्शा टेस्ट। कोशिश रहेगी कि हम समझें कि ये रोर्शा टेस्ट क्या बला है, कहाँ इस्तेमाल होता है, इसको वैज्ञानिक कसौटी पर कसने में क्या दिक्कतें हैं और आज के समय में इसकी क्या जगह है। तो शुरुआत करते हैं। ये प्रोजेक्टिव टेक्निक्स ये होती क्या है आखिर? अगर आसान भाषा में समझे तो ये किसी व्यक्ति के मन को, उसकी पर्सनैलिटी को समझने का एक तरीका है, खास तौर पर तब जब उसे कोई अस्पष्ट सी चीज़ दिखाई जाए, जैसे स्याही का धब्बा। आइडिया ये है कि जब कोई क्लियर सही जवाब ना हो तो लोग अनजाने में अपनी सोच, अपनी ज़रूरतें, अपनी अंदर की कश्मकश वो सब उस पर डाल देते हैं। ऐसा ही है? बिल्कुल सही कहा आपने। और ये विचार कोई एकदम नया नहीं है। मतलब गैल्टन ने शब्द जोड़ने वाले टेस्ट सोचे, बिनेट ने तस्वीरों का इस्तेमाल किया बच्चों की समझ के लिए। लेकिन हाँ, असली पहचान मिली 1921 में, जब हर्मन रोर्शा ने स्याही के धब्बों का इस्तेमाल किया, खास तौर पर मानसिक बीमारियों को समझने के लिए। फिर बाद में मॉर्गन और मरे का TAT आया, मतलब थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट 1935 में, और LK फ्रैंक ने 1939 में जाके ये शब्द गढ़ा, प्रोजेक्टिव मेथड्स। अच्छा, तो क्या चीज़ इन टेक्निक्स को खास बनाती है? रॉटर ने कुछ पॉइंट्स बताए थे शायद। हाँ, रॉटर ने 1954 में कुछ खास बातें गिनाई थी। पहली तो ये जो आपने कही कि अस्पष्ट स्थिति में व्यक्ति अपनी सोच, अपनी दुनिया उस पर प्रोजेक्ट करता है। जरूरतें, इच्छाएं, कॉन्फ्लिक्ट्स सब बाहर आते हैं। दूसरी कि जो स्टिमुलस मटेरियल है, जैसे वो स्याही का धब्बा, वो असंरचित यानी अनस्ट्रक्चर्ड होता है। लेकिन इस पे भी तो बहस है। जैसे मैंने पढ़ा कि रोर्शा का कोई कार्ड है, कार्ड 5 शायद, उसे तो 70% लोग चमगादड़ ही बताते हैं, तो वो कितना अनस्ट्रक्चर्ड हुआ? सही पॉइंट है। ये पूरी तरह अनस्ट्रक्चर्ड नहीं होता, और निर्देश भी बहुत मायने रखते हैं कि आप पूछते कैसे हैं। तीसरी खूबी है कि ये एक अप्रत्यक्ष, मतलब इनडायरेक्ट तरीका है। इनडायरेक्ट कैसे? मतलब टेस्ट देने वाले को ठीक नहीं पता होता कि उसके जवाबों से क्या आका जा रहा है, तो वो अपने जवाबों को कॉन्शियसली बदल नहीं पाता आसानी से। हाँ, ये बात तो है। चौथी बात, जवाब देने की आजादी। हाँ या ना वाले सवाल नहीं होते, व्यक्ति खुलकर अपनी बात कह सकता है। और पांचवी कि एक ही जवाब को कई अलग अलग एंगल से देखा और समझा जा सकता है। उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। तो ये तकनीकें किसी की अंदरूनी दुनिया में झांकने का एक रास्ता देती हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि जो अनुभवी क्लिनिशियन है वो इनसे काफी कुछ समझ लेते हैं। वो शायद मरीज की मानसिक स्थिति का एक अच्छा अंदाजा लगा सकते हैं, कभी-कभी आगे के बर्ताव का भी। हाँ बिल्कुल, अनुभवी लोग पैटर्न पकड़ लेते हैं। लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर ये इतनी उपयोगी हैं तो फिर इनको वैज्ञानिक तौर पर परखने की, वैलिडेट करने की इतनी जरूरत क्यों महसूस हुई? मैकफॉर्लिन और टोडेनहम ने इसके कुछ बहुत जरूरी कारण गिनाए थे 1951 में। अच्छा, क्या कारण थे? देखिए, पहला तो है सामाजिक जिम्मेदारी। हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज वैज्ञानिक रूप से कितनी खरी है, ताकि इसका गलत इस्तेमाल ना हो। दूसरा, पेशेवर जिम्मेदारी। अगर हमारे पास ठोस सबूत हों तो व्याख्या करने में गलतियां कम होंगी, है ना? हाँ, बिल्कुल। तीसरा, सिखाने की जिम्मेदारी। अगर हम यही नहीं बता सकते कि हम किसी नतीजे पर कैसे पहुंचे, तो फिर अगली पीढ़ी को सिखाएंगे कैसे? ये भी सही है। चौथा, ज्ञान बढ़ाने के लिए। ये टेस्ट हमें पर्सनालिटी और साइकोपैथोलॉजी को और बेहतर समझने में मदद कर सकते हैं। और पांचवा, ये हमारी रिसर्च स्किल्स के लिए भी एक चुनौती है कि क्या हम इन जटिल चीजों को माप सकते हैं। और यहीं पर प्रोजेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टेस्ट का जो फर्क है वो समझना जरूरी हो जाता है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट जैसे वो सवाल जवाब वाले क्वेश्चनेयर्स होते हैं, हाँ, जैसे MMPI है। हाँ बिल्कुल, उनको स्कोर करना आसान है, आंकड़ों में बदलना आसान है, उनका मानकीकरण मतलब स्टैंडर्डाइजेशन हो सकता है, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी ये सब जांची जा सकती है। लेकिन प्रोजेक्टिव टेस्ट जैसे रोर्शा अपनी प्रकृति के कारण इस तरह के साइकोमेट्रिक मूल्यांकन का जैसे विरोध करते हैं। कुछ क्लिनिशियंस तो मानते ही नहीं थे कि इनका मूल्यांकन होना भी चाहिए। उन्हें लगता था ये उनकी कला पर, उनके इंट्यूशन पर हमला है। तो ये स्टैंडर्डाइजेशन को लेके एक बड़ी बहस शुरू हो गई होगी। बिल्कुल, एक तरफ कहा गया कि भाई मानकीकरण तो जरूरी है, तभी तो सब एक ही भाषा बोलेंगे,
नतीजों की तुलना हो सकेगी और जो मनमानी व्याख्या हैं उन पर भी रोक लगेगी। और सच पूछिए तो जो लोग इन टेस्ट का समर्थन करते हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने मन में तो एक मानक रखते ही हैं ना, तो उसे सबके लिए साफ क्यों ना कर दिया जाए। ये तर्क तो वजनदार लगता है। लेकिन दूसरी तरफ से भी मजबूत तर्क थे। कहा गया कि हर इंसान अनोखा है, यूनिक है, किसी भी स्टैंडर्ड व्याख्या से उसकी असलियत छिप जाएगी। इसमें इतने सारे पहलू होते हैं, चीजें इतने तरीकों से जुड़ती हैं कि कोई तयशुदा फॉर्मूला इसकी समग्रता को, इसकी रिचनेस को खत्म कर देगा। मतलब वो इसे एक कला मानते थे, विज्ञान नहीं। हाँ, कुछ हद तक व्याख्या एक कला है, ये उनका कहना था। और सिर्फ मानकीकरण ही नहीं, विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी का पता लगाना भी बहुत मुश्किल काम होगा इसमें। बहुत मुश्किल। रिलायबिलिटी का मतलब है कि क्या टेस्ट लगातार एक जैसे नतीजे देता है। हाँ। अब सोचिए, टेस्ट रीटेस्ट, क्या कोई व्यक्ति दो अलग अलग समय पर स्याही के धब्बे देखकर बिल्कुल एक जैसी कहानी या व्याख्या बताएगा? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति बदल सकती है, मूड बदल सकता है, बहुत कुछ बदल सकता है। अच्छा। फिर इसके ऑल्टरनेट फॉर्म्स बनाना, मतलब एक जैसे पर अलग धब्बों वाले कार्ड बनाना, ये भी लगभग नामुमकिन है। ये तो है। कैसे तय करेंगे कि दो धब्बे बिल्कुल बराबर हैं? हाँ। इसी तरह टेस्ट को आधा आधा बांटकर, स्प्लिट हाफ, विश्वसनीयता जांचना भी मुश्किल है। दोनों आधे बराबर कैसे होंगे? और एक आम गलती ये होती है कि लोग स्कोर करने वालों की आपसी सहमति, इंटर रेटर रिलायबिलिटी को ही टेस्ट की विश्वसनीयता मान लेते हैं। वो अलग चीज है। बिल्कुल। दो स्कोरर इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि किसी जवाब को मूवमेंट स्कोर देना है या नहीं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो मूवमेंट स्कोर या पूरा टेस्ट ही भरोसेमंद या वैलिड है। बापरे। तो अगर रिलायबिलिटी ही इतनी मुश्किल है, तो वैलिडिटी यानी ये जांचना कि टेस्ट वाकई वो चीज माप रहा है या नहीं जिसके लिए वो बना है, वो तो और भी मुश्किल होता होगा। हाँ, वैलिडिटी का सवाल तो और भी पेचीदा है। ये पूछना ही अपने आप में अधूरा है कि क्या रॉर्शा वैध है। तो फिर सही सवाल क्या होगा? सवाल ज्यादा स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे, क्या रॉर्शा टेस्ट किसी खास स्थिति में, मान लीजिए डिप्रेशन, के स्तर का सही अंदाजा देता है, या क्या ये स्किज़ोफ्रेनिया के निदान में मदद करता है? इन्हीं सब चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए अब हम खास तौर पे रॉर्शा टेस्ट पर आते हैं। रॉर्शा टेस्ट, इसका नाम तो बहुत सुना है, फिल्मों में, टीवी में अक्सर दिखाते हैं। इसकी कहानी क्या है? कहाँ से आया ये? इसकी कहानी भी दिलचस्प है। यूरोप में 1800 के दशक में एक खेल होता था, ब्लोट्टो। ब्लोट्टो? हाँ, कागज पर स्याही गिराओ, उसे मोड़ो, फिर खोलो और बताओ कि क्या दिख रहा है। अच्छा, जैसे हम बचपन में करते थे। बिल्कुल वैसा ही। हार्मन रॉर्शा, जो एक स्विस मनोचिकित्सक थे, उन्होंने देखा कि उनके मानसिक मरीज इस खेल पर कुछ अलग तरह से प्रतिक्रिया देते थे, और यहीं से उन्हें एक सिस्टमैटिक टेस्ट बनाने का आइडिया आया। 1921 में उन्होंने अपनी किताब छापी। और फिर ये अमेरिका कैसे पहुंचा? हाँ, अमेरिका में जॉन एक्सनर का काम बहुत महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने इसे बहुत आगे बढ़ाया। शायद उस समय जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट थे उनसे कुछ मोहभंग हो रहा था और साइको एनालिटिक विचारों का प्रभाव भी बढ़ रहा था। इसने भी रॉर्शा को लोकप्रिय बनाने में मदद की। लेकिन मैंने सुना है कि शुरुआत में कई अलग अलग रॉर्शा सिस्टम बन गए थे, क्लोफर, बेक, हर्ट्स, ऐसा कुछ। हाँ बिल्कुल, कई लोगों ने अपने अपने तरीके से स्कोरिंग और व्याख्या के सिस्टम बना लिए। क्लोफर, बेक, हर्ट्स, रैपोर्ट, पेट्रोस्की, कई नाम थे। इससे काफी भ्रम फैला। रिसर्च करना, नतीजों की तुलना करना बहुत मुश्किल हो गया। तो फिर एक्सनर ने क्या किया? एक्सनर ने 1960 के दशक के बाद इन सभी प्रमुख सिस्टम्स को स्टडी किया और कोशिश की कि इनके जो सबसे अच्छे, सबसे ज्यादा एम्पिरिकली सपोर्टेड पहलू हैं, उन्हें मिलाकर एक व्यापक प्रणाली यानी कॉम्प्रहेंसिव सिस्टम बनाया जाए। आज के समय में रिसर्च के लिए तो यही सिस्टम सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, और यह जरूरी भी है कि स्कोरिंग व्यवस्थित हो और स्कोर करने वालों में सहमति हो, मतलब इंटर रेटर रिलायबिलिटी अच्छी हो। हाँ, कम से कम इतनी उम्मीद तो होनी ही चाहिए। जी। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि ये टेस्ट होता कैसे है, प्रक्रिया क्या है इसकी। इसमें 10 कार्ड होते हैं, उन पर स्याही के धब्बे छपे होते हैं। 10 कार्ड? हाँ। अच्छा। हाँ, 5 कार्ड सिर्फ काले, सफेद और ग्रे रंग के होते हैं, और बाकी 5 में रंग भी होते हैं। और ये धब्बे सिमेट्रिकल होते हैं ना, मतलब दाएं बाएं एक जैसे? हाँ बिल्कुल, मिरर इमेज जैसे। तो क्लिनिशियन पहला कार्ड देता है और बस इतना पूछता है, इसमें आपको क्या दिख रहा है, या ये क्या हो सकता है। कोई सही गलत जवाब नहीं होता? नहीं, बिल्कुल नहीं। व्यक्ति जो भी कहता है उसे शब्दशः वर्बेटम
लिख लिया जाता है। कुछ लोग टाइम भी नोट करते हैं कि कितनी देर में पहला जवाब आया, कुल कितना समय लगा। ये भी नोट करते हैं कि कार्ड को सीधा देखा गया या घुमाकर। और अगर व्यक्ति बीच में कुछ और कहता है तो वो भी नोट कर लेते हैं। सारे 10 कार्ड दिखाए जाते हैं? हाँ, एक के बाद एक क्रम में। जब सारे कार्ड पर प्रतिक्रियाएं मिल जाती हैं तो फिर पूछताछ यानी इंक्वायरी का दौर आता है। इंक्वायरी? उसमें क्या होता है? उसमें क्लिनिशियन वापस हर कार्ड पर जाता है और पूछता है कि आपने जो बताया था वो धब्बे के किस हिस्से में देखा था और क्या चीज थी धब्बे में जिसने आपको वो चीज दिखाई। मतलब आकार, रंग, बनावट। अच्छा, मतलब जवाबों को और साफ करने के लिए। हाँ, ताकि स्कोरिंग ठीक से हो सके। अस्पष्ट बातों को स्पष्ट किया जाता है। और स्कोरिंग वो कैसे होती है? किन चीजों पे ध्यान दिया जाता है? स्कोरिंग के कई आधार हैं, पर मुख्य रूप से 3-4 चीजें देखी जाती हैं। पहला है स्थान, लोकेशन। मतलब जवाब पूरे धब्बे को देखकर दिया गया या किसी आमतौर पर देखे जाने वाले बड़े हिस्से को या किसी छोटे असामान्य डिटेल को या फिर सफेद जगह को इस्तेमाल करके दिया गया। दूसरा है निर्धारक, डिटर्मिनेंट्स, यानी जवाब का कारण क्या था। क्या धब्बे का आकार, फॉर्म F मुख्य था या रंग, कलर C या बनावट जैसी कोई चीज, टेक्सचर T, या ऐसा लगा कि धब्बे में कोई हरकत हो रही है, मूवमेंट M, या फिर शेडिंग YV का कोई असर था। बाप रे, इसमें तो काफी कुछ है। हाँ, ये सबसे जटिल हिस्सा है स्कोरिंग का। तीसरा है सामग्री, कंटेंट, यानी क्या देखा गया। इंसान, एज, जानवर, एनिमल, किसी वस्तु, ऑब्जेक्ट, नक्शा, मैप, खून, ब्लड, बादल, क्लाउड वगैरह वगैरह। और चौथा, कुछ लोग पॉपुलर वर्सेस ओरिजिनल जवाब भी देखते हैं। मतलब क्या जवाब आम है जो ज्यादातर लोग देते हैं या बिल्कुल अनोखा है। एक्सोनर की जो कॉम्प्रहेंसिव सिस्टम है उसमें इन सब के आधार पर बहुत सारे स्कोर, अनुपात और इंडेक्स निकाले जाते हैं। करीब 54 सूचकांक। 54? हाँ, काफी विस्तृत है, लेकिन उसकी बारीकियों में अभी जाने की जरूरत नहीं। पारंपरिक रूप से देखें तो निर्धारकों यानी डिटर्मिनेंट्स पर ज्यादा जोर रहा है व्याख्या में। अच्छा, पर आजकल ऐसा सुनने में आता है कि बहुत सी क्लिनिशियंस फॉर्मल स्कोरिंग के अलावा या शायद उसके बिना भी इस बात पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि व्यक्ति ने क्या देखा, मतलब कंटेंट पर। हाँ, ये बात सही है। पारंपरिक रोशा व्याख्या डिटर्मिनेंट्स पर बहुत फोकस करती थी, कैसे देखा। लेकिन कई समकालीन क्लिनिशियन, खासकर जो साइकोडायनामिक नजरिए से सोचते हैं, वो इस पर भी ध्यान देते हैं कि क्या देखा गया। वो मानते हैं कि कंटेंट व्यक्ति की अंदरूनी दुनिया, उसके विचारों, उसकी चिंताओं के बारे में बताता है। तो इसकी व्याख्या कैसे की जाती है? कुछ उदाहरण दे सकते हैं? हालांकि आपने पहले ही चेताया है कि ये पक्के नियम नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये बस कुछ संभावित इशारे हैं, इन्हें बहुत सावधानी से लेना चाहिए, पुख्ता सबूत नहीं मानना चाहिए। जैसे अगर कोई व्यक्ति हर जवाब सिर्फ आकार, फॉर्म के आधार पर दे रहा है तो शायद वो बहुत ज्यादा नियमों में बंधा हुआ या अपनी भावनाओं को दबाने वाला हो। अच्छा। अगर जवाब अजीब है और फॉर्म की क्वालिटी भी खराब है तो ये शायद किसी गंभीर मानसिक समस्या जैसे साइकोसिस की तरफ इशारा कर सकता है। रंगों का इस्तेमाल अक्सर भावनाओं से जोड़ा जाता है। अगर रंगों का इस्तेमाल बिना फॉर्म को ध्यान में रखे हो रहा है तो शायद वो व्यक्ति आवेगी हो। और वो सफेद जगह, व्हाइट स्पेस, हाँ, सफेद जगह का इस्तेमाल कभी कभी विरोध, नकारात्मकता या कुछ हद तक मनोरोगी गुणों से जोड़ा गया है, लेकिन ये सब बहुत विवादास्पद व्याख्याएं हैं। और लोकेशन का क्या? पूरा धब्बा देखना बनाम छोटा डिटेल देखना? पूरे धब्बे को देखना शायद चीजों को समग्र रूप से देखने, इंटीग्रेट करने की क्षमता दिखाए। बड़े विवरण देखना आम बात है, छोटे छोटे विवरणों पर बहुत अटकना शायद बाध्यकारी या जुनूनी प्रवृत्ति का संकेत हो सकता है। और कंटेंट में जैसे जानवर देखना या खून देखना? हाँ, कंटेंट की व्याख्या भी होती है। जैसे छोटे असहाय जानवर देखना शायद निष्क्रियता या लाचारी की भावना दिखाए। खून या नुकीले पंजे देखना शायद दबी हुई शत्रुता या गुस्से का संकेत हो। इंसानी फिगर्स देखना आपसी संबंधों में रुचि दिखा सकता है। लेकिन मैं फिर से जोर दूंगा, ये सब सिर्फ संभावित संकेत हैं। किसी एक जवाब से कोई नतीजा नहीं निकाला जा सकता। पूरा पैटर्न देखना होता है, और वो भी दूसरे टेस्ट और क्लिनिकल जानकारी के साथ मिलाकर। ये समझना बहुत जरूरी है। तो अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे थे, रोशा की विश्वसनीयता और वैधता, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। इस पर जो बहस चलती है, क्या हम भरोसा कर सकते हैं कि ये टेस्ट लगातार सही नतीजा देता है
और वाकई वही मापता है जिसका ये दावा करता है? यही सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल सवाल है रोशा को लेकर। विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी पर सालों से सवाल उठते रहे हैं। जैसा हमने पहले बात की थी, क्या अलग अलग स्कोरर एक ही जवाब को एक जैसा स्कोर देंगे? हाँ। इसे कहते हैं इंटररेटर रिलायबिलिटी। एक्सनर ने अपने कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम के लिए दावा किया कि इस पर अच्छी इंटररेटर रिलायबिलिटी है, खासकर लोकेशन और कंटेंट के लिए। डिटर्मिनेंट्स पर थोड़ी कम। लेकिन वुड और उनके साथियों जैसे आलोचकों ने इस पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि असल प्रैक्टिस में ये उतनी अच्छी नहीं होती जितनी रिसर्च में दिखाई जाती है। और टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी का क्या मतलब? समय के साथ स्कोर कितने स्थिर रहते हैं? इस पर भी मिले जुले सबूत हैं। कुछ स्टडीज जैसे मेयर की या वेनर और साथियों की कुछ हद तक स्थिरता दिखाती हैं, खासकर वयस्कों में। लेकिन फिर भी आलोचक कहते हैं कि ये सबूत पर्याप्त नहीं है और कई महत्वपूर्ण स्कोर्स में स्थिरता कम पाई गई है। और व्याख्या की विश्वसनीयता मतलब क्या अलग-अलग क्लिनिशियंस एक ही स्कोरिंग प्रोफाइल से एक जैसे नतीजे निकालेंगे? वो तो और भी मुश्किल है, क्योंकि व्याख्या में क्लिनिशियन का अपना अनुभव, उसका सैद्धांतिक झुकाव, ये सब आ जाता है। तो अलग-अलग ट्रेनिंग वाले क्लिनिशियनों के बीच व्याख्या में सहमति बनाना काफी चुनौतीपूर्ण है। ठीक है, तो रिलायबिलिटी पर ही इतने सवाल हैं, अब वैलिडिटी की बात करते हैं। क्या ये वाकई व्यक्तित्व या मानसिक स्थिति को सही आंकता है? वैलिडिटी पर तो बहस और भी ज्यादा गर्म है। शुरुआती दौर में जैसा हमने कहा, बहुत प्रशंसा हुई। अनुभवी क्लिनिशियन ने कहा कि ये बहुत उपयोगी है, इससे गहरी समझ मिलती है। लेकिन सिर्फ कहने से तो नहीं होता। बिल्कुल, तारीफें अपनी जगह, पर विज्ञान तो ठोस सबूत मांगता है। शुरुआती रिसर्च में बहुत कमियां थी, मेथोडोलॉजी ठीक नहीं थी। फिर 80 के दशक में मेटा एनालिसिस का दौर आया। पार्कर और उनके साथियों ने 1998 में एक मेटा एनालिसिस किया। मेटा एनालिसिस मतलब कई सारी स्टडीज को मिलाकर उनका विश्लेषण करना। हाँ, उन्होंने पाया कि रोशा का औसत वैधता गुणांक, एवरेज वैलिडिटी कोफिशिएंट लगभग 0.41 था। 0.41? ये अच्छा है या बुरा? इसे ठीक ठाक माना गया। मतलब ये दिखाता है कि रोशा कुछ तो माप रहा है, शून्य नहीं है। और उन्होंने ये भी पाया कि इंटररेटर रिलायबिलिटी 0.80 के दशक में थी, जो अच्छी मानी जाती है। तो इस स्टडी से रोशा के समर्थकों को बल मिला। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, है ना? आपने पहले इशारा किया था। नहीं, बिल्कुल नहीं। 10 साल बाद 1998 में गार्ब और उनके साथियों ने पार्कर वाली स्टडीज का ही दोबारा विश्लेषण किया, लेकिन ज्यादा सख्त मानदंडों के साथ। और नतीजा बिल्कुल उलट। उन्होंने औसत वैधता गुणांक सिर्फ 0.29 पाया। सिर्फ 0.29? ये तो काफी कम है। हाँ, ये MMPI जैसे स्थापित पर्सनालिटी टेस्ट से काफी कम था। और गार्ब और उनके साथियों ने एक और बड़ा सवाल उठाया, इंक्रीमेंटल वैलिडिटी का। इंक्रीमेंटल वैलिडिटी ये क्या होता है? इसका मतलब है कि क्या रोशा कोई ऐसी अतिरिक्त जानकारी देता है जो हमें दूसरे ज्यादा आसान और ज्यादा भरोसेमंद तरीकों जैसे MMPI या क्लिनिकल इंटरव्यू से नहीं मिल सकती? अच्छा, मतलब क्या ये अपनी लागत और समय के लायक है? बिल्कुल। और गार्ब और उनके साथियों का निष्कर्ष था कि ज्यादातर मामलों में रोशा की इंक्रीमेंटल वैलिडिटी बहुत कम है या है ही नहीं। इसलिए उन्होंने सिफारिश की कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसका इस्तेमाल कम होना चाहिए और इसके प्रशिक्षण पर भी कम जोर देना चाहिए। तो एक तरफ समर्थक हैं स्ट्रिकर, गोल्ड, विग्लियन, वेनर जैसे लोग जो मानते हैं कि ये व्यक्ति की अंदरूनी दुनिया, उसकी सोचने की प्रक्रिया, उसकी समस्याओं को समझने में मददगार है। हाँ। और दूसरी तरफ आलोचक हैं हंसले, बेली, डॉस, गार्ब, वुड, लिलियनफेल्ड जैसे लोग जो इसकी वैज्ञानिकता, इसकी रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, खासकर इंक्रीमेंटल वैलिडिटी पर गंभीर सवाल उठाते हैं। बिल्कुल, यही स्थिति है। ये बहस आज भी जारी है। इसी बहस के बीच विनर ने 1990s के दशक में एक बहुत दिलचस्प नजरिया पेश किया। उन्होंने तर्क दिया कि शायद हम रोशा को गलत तरीके से देख रहे हैं। हमें इसे एक टेस्ट मानने की बजाय डेटा इकट्ठा करने की एक विधि, मेथड समझना चाहिए। टेस्ट नहीं, मेथड। इसमें क्या फर्क है? वेनर का कहना था कि टेस्ट का काम होता है किसी खास चीज को मापना, जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट IQ मापता है। रोशा इस तरह से कुछ खास मापता नहीं है। ये एक तरीका है जिससे व्यक्ति किसी अस्पष्ट स्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया करता है, इसका डेटा मिलता है। जैसे इंटरव्यू एक मेथड है जानकारी लेने का, वो अपने आप में कोई इंटरव्यू स्कोर नहीं देता। ये सोचने का एक अलग तरीका है। तो इस मेथड वाले नजरिए से क्या फायदा होता है? विनर का तर्क था कि इस मेथड से जो डेटा मिलता है उसे अलग अलग सैद्धांतिक नजरियों से समझा जा सकता है।
ये डेटा हमें दो तरह की जानकारी देता है। एक, व्यक्ति समस्याओं को कैसे समझता है और हल करता है, कॉग्निटिव स्ट्रक्चरिंग, और दूसरा, वो चीजों को क्या मतलब देता है, उसके मन में क्या विचार आते हैं, एसोसिएटिव प्रोसेसेस। इसे वेनर ने एकीकरणवादी, इंटीग्रेशनिस्ट नजरिया कहा, क्योंकि ये व्यक्तित्व की बनावट, स्ट्रक्चर और उसकी गतिशीलता, डायनामिक्स, दोनों के बारे में जानकारी देता है। व्यावहारिक तौर पर इसका मतलब है कि हम स्कोरिंग से मिली जानकारी और कंटेंट से मिली जानकारी दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे व्यक्ति की ज्यादा गहरी और पूरी तस्वीर बन सके। ये नजरिया दिलचस्प तो है, लेकिन क्या इसे सिर्फ मेथड कह देने से वो विश्वसनीयता और वैधता वाले सवाल खत्म हो जाते हैं? मतलब इस मेथड से जो डेटा मिल रहा है वो कितना भरोसेमंद है, कितना उपयोगी है, और क्या वो वाकई कोई नई अतिरिक्त जानकारी दे रहा है? इसका सबूत तो फिर भी देना होगा, है ना? बिल्कुल सही सवाल है। ये आलोचना अपनी जगह कायम है। सिर्फ नाम बदलने से या नजरिया बदलने से बुनियादी वैज्ञानिक जरूरतें खत्म नहीं हो जाती। अनुभवजन्य समर्थन, एम्पिरिकल सपोर्ट तो फिर भी चाहिए कि इस मेथड से मिला डेटा वास्तव में उपयोगी है और इसकी इंक्रीमेंटल वैलिडिटी है। तो इन सब बहसों, आलोचनाओं और बचावों के बावजूद आज रोरशा की स्थिति क्या है जमीनी हकीकत में? क्या ये इस्तेमाल हो रहा है या इसे किनारे लगा दिया गया है? यहीं पर सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। इतनी आलोचनाओं के बावजूद रोरशा का इस्तेमाल कम नहीं हुआ है, बल्कि शायद बढ़ा ही है। आंकड़े जैसे कैमारा और उनके साथियों ने 2000 में या विग्लोने और हिल्सेनरॉथ ने 2001 में बताए, वो चौंकाने वाले हैं। अच्छा, क्या कहते हैं आंकड़े? वो बताते हैं कि अमेरिका में 80% से ज्यादा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अपने काम में रोरशा का उपयोग करते हैं। 80%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और 80% से ज्यादा स्नातक मनोवैज्ञानिक कार्यक्रम यानी ग्रेजुएट साइकोलॉजी प्रोग्राम्स इसे पढ़ाते हैं। ट्रेनिंग डायरेक्टर से जब पूछा गया कि कौन से टेस्ट सबसे महत्वपूर्ण है सिखाने के लिए, तो रोरशा अक्सर टॉप 3 में आता है। वाइस WISC इंटेलिजेंस टेस्ट और MMPI पर्सनालिटी इन्वेंटरी के साथ। और इसका कानूनी मामलों में, मतलब फोरेंसिक सेटिंग्स में भी इस्तेमाल होता है? हाँ, काफी होता है। योग्यता मूल्यांकन, आपराधिक जिम्मेदारी तय करने, क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्यक्तिगत चोट के मामलों, पर्सनल इंजरी, और खासकर बच्चों की कस्टडी के विवादों, चाइल्ड कस्टडी डिस्प्यूट्स में इसका उपयोग होता है। अलग अलग स्टडीज में प्रतिशत अलग अलग हैं, लेकिन ये साफ है कि फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं। इस पर रिसर्च भी खूब हुई है। एक अनुमान के मुताबिक MMPI के बाद ये दूसरा सबसे ज्यादा शोधित साइकोलॉजिकल टेस्ट है। और ये सिर्फ अमेरिका में ही है या दुनिया भर में? नहीं, इसकी अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति भी है। स्पेन, पुर्तगाल, लैटिन अमेरिका में ये तीसरा सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला टेस्ट बताया गया है। एक अंतर्राष्ट्रीय रोरशा सोसाइटी भी है जो रिसर्च और प्रैक्टिस को बढ़ावा देती है। तो ये तो गजब की बात है। एक तरफ अकादमिक जगत में इतनी कड़ी आलोचना, लिलियनफेल्ड और उनके साथियों ने तो इसे साइकोलॉजिकल साइंस के टॉप 10 विवादास्पद मुद्दों में गिना था। हाँ, 2000 में। और दूसरी तरफ प्रैक्टिस में इतना ज्यादा इस्तेमाल, इतना शोध, इतनी लोकप्रियता, ये कैसे संभव है? यही $1 मिलियन सवाल है। इसके जवाब में समर्थक कई बातें कहते हैं। हेज और उनके साथी 2001 में कहा कि ये विरोधियों की स्वीकारोक्ति से बेहतर परीक्षण है। मेयर और आर्चर 2001 का कहना था कि रोरशा में भी उतनी ही वैधता है जितनी दूसरे पर्सनालिटी टेस्ट में, इसलिए इसे खास तौर पर प्रशंसा या आलोचना के लिए अलग करने का कोई कारण नहीं है। एक चिंता यह भी जताई जाती है कि अगर अकादमिक जगत इसे पूरी तरह नकार देगा, पढ़ाना बंद कर देगा, तो फिर भविष्य में इस पर सही तरीके से शोध कौन करेगा, इसे बेहतर बनाने की कोशिश कौन करेगा? हाँ, ये भी एक पॉइंट है। लेकिन जो भी हो, लगातार रुचि, शोध और व्यावहारिक इस्तेमाल को देखते हुए यही लगता है कि रोरशा अभी कहीं जाने वाला नहीं है। ये मनोविज्ञान का एक स्थायी, भले ही विवादास्पद हिस्सा बना हुआ है। तो अगर हम आज की बातचीत को समेटें तो क्या कहेंगे? रोरशा एक बहुत ही जटिल, बहुस्तरीय और हाँ, विवादास्पद टूल है। इसकी एक लंबी कहानी है। क्लिनिशियंस इसे अक्सर उपयोगी पाते हैं अपनी प्रैक्टिस में। हाँ। लेकिन वैज्ञानिक कसौटी पर खरा उतरने में इसे काफी संघर्ष करना पड़ा है और पड़ रहा है। मानकीकरण, विश्वसनीयता, वैधता, खासकर ये साबित करना कि ये कुछ नया और अतिरिक्त बताता है, इन सब पर गंभीर सवाल है और बहस जारी है। ऐसा लगता है जैसे प्रैक्टिस करने वाले क्लिनिशियन और अकादमिक शोधकर्ताओं के बीच एक खाई सी है इस मामले में। बिल्कुल सही सारांश है। और ये बहस शायद मनोविज्ञान के एक बड़े सवाल को भी दर्शाती है कि व्यक्ति के व्यक्तिपरक अनुभव उसकी अंदरूनी दुनिया को
हम कितने वस्तुनिष्ठ तरीके से समझ और माप सकते हैं। आलोचनाओं के बावजूद इसका लगातार इस्तेमाल शायद ये भी दिखाता है कि क्लिनिशियन को लगता है कि इससे उन्हें कुछ ऐसी इंसाइट्स मिलती हैं, कुछ ऐसी जानकारी मिलती है जो शायद दूसरे ज्यादा स्ट्रक्चर्ड तरीकों से नहीं मिल पाती, भले ही उस जानकारी को आंकड़ों में साबित करना मुश्किल हो। तो इसी के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहेंगे। मनोविज्ञान में, खासकर क्लिनिकल प्रैक्टिस में, व्यक्ति के अपने अनुभव और सहज ज्ञान, क्लिनिकल इंट्यूशन और वैज्ञानिक सबूत, एम्पिरिकल एविडेंस के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जा सकता है, और खासतौर पर रोरशा जैसी तकनीकों के संदर्भ में जो जानबूझकर अस्पष्टता और व्यक्ति की अपनी व्याख्या पर आधारित है। किसी के मन की गहराई को निष्पक्ष रूप से मापने की असल चुनौती क्या है, इस पर जरूर सोचिएगा। आज के लिए बस इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।